Student here, Sadiq Hussain from LU Update. Now going to start very important questions of multiple choice question from the exam point of view. So इस वीडियो में क्या होने वाला है, हम लोग 70 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अकाउंट्स के क्लास 11 12th के बेसिस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और आई होप और श्योरली बोल सकते हैं कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ामिनेशन में पूछे जा सकते हैं और आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन एग्जैक्टली बन सकता है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज़ यूज फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग। तो सबसे पहले छोटी सी बात कर लेते हैं। अप्रोच क्या रहने वाला है, एक क्वेश्चन को पकड़ेंगे, 4 अगर एमसीक्यूज़ हैं तो चारों के बारे में थोड़ा बात कर लेंगे ताकि एक क्वेश्चन से 4 एमसीक्यूज़ अगर बन रहे हैं तो अल्टीमेटली 4 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन क्लियर हो जाएं। जैसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिप्रिसिएशन से रिलेट करता है। तो सबसे पहले एक छोटी सी 1 मिनट में बात कर लेते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली वो स्टैंडर्ड्स, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि सेट करे जाते हैं। उसके बेसिस पे क्या बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो स्टैंडर्ड्स हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट, ये सारे चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे हम अकाउंटिंग और फाइनेंशियल डेटा को हम रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो अब बात मेन अब यहाँ पर आके कर लेते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो कि यहाँ पर रिलेट करता है डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग से। सो विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज़ यूज फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। ठीक है, तो कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो मोस्ट रेलेवेंट है मैंने आप लोग के लिए निकाले हैं, उसको भी चलते हैं डिस्कस कर लेते हैं। ये रहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप लोग के सामने। 1 मिनट, देखिए एग्जैक्टली लिखा भी था। The Institute of Chartered Accountants of India has thus issued these accounting standard are issued by ICI, that is Institute of Chartered Accountants of India। ठीक है, तो AS1 AS2 ऐसे करके बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। AS1 जो होता है वो भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही बस वही डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे जल्दी से क्विकली जंप करेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो बात करता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज से रिलेट करता है। ठीक है, बस इसको बता दे रहे हैं अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है। अकाउंटिंग पॉलिसी का अगर हम एक एग्जांपल ले लें तो बात आपके समझ में आ जाएगी। अकाउंटिंग पॉलिसी जैसे हम डिप्रिसिएशन का कोई मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जो भी कहते हैं वो अगर फॉलो कर रही है तो एक डिप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं ना चार्ज करने के। फॉर एग्जाम्पल, तो अभी जैसे एक कंपनी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड अडॉप्ट कर रही है तो वही जो डिमिनिशिंग बैलेंस अडॉप्ट कर रही है वही एक पॉलिसी है। तो उसी पॉलिसी को कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको डिस्क्लोज करना, और वो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कवर करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 टॉक्स अबाउट द डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ छोटी सी क्लियर हो गई होगी। आप लोग ने इन्वेंट्री स्टॉक के बारे में पढ़ा है क्लास 11th में, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक के बारे में, तो इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 भी कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बात करता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज़ के बारे में। इन्वेंट्री को स्टॉक भी कहते हैं, ये भी मालूम है मोस्टली स्टूडेंट को सबको। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज़ AS2 से रिलेट बात करता है। जल्दी से तेज़ी से बात करना है हम लोग को क्वेश्चंस में, और क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल अब करीब आ गया, एडमिट कार्ड आप लोग के जनरेट भी हो चुके हैं। और ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 को देख लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 टॉक्स अबाउट द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्री से रिलेटेड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 AS3 बात करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। कैश फ्लो आप लोग ने बनाई है क्लास 12th में, तो उससे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, तो AS3 भी इम्पॉर्टेंट है। अब आप लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, AS6 जैसे। AS4 और 5 इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं, तो ज़रूर नहीं है कि उसको डीप में जाके डिस्कस करें और टाइम को वेस्ट करें। तो AS6 क्या है, डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग, जो कि क्वेश्चन का आपके पार्ट भी था। पूछा गया था कि डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग किससे रिलेट करता है, AS6 से। एक क्विक रिव्यू भी एक बार देख लिए कि AS4 क्या बात करता है। AS4 कंटिजेंसी एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट वाली बात करता है, याद रखिएगा। कंटिजेंसीज से रिलेटेड कौन सी बात है AS4 में। AS5 में नेट प्रॉफिट या लॉस आना, प्रायर आइटम, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़। ठीक है, समझ में आ रही बात। AS1 AS2 AS3 AS4 AS5 6 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। AS1 2 3 क्योंकि तीनों टॉपिक आप लोग ने क्लास 11 12th में पढ़ा।
6 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अभी आपने नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे तो इतना खास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, मगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे इंपॉर्टेंट थे। कुछ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ये देखिए बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इशू करता है। तो AS8 और 9 भी इतना आप लोग के लिए, AS9 तो है हाँ, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉग्निशन वाला प्रिंसिपल भी आप लोगों ने पढ़ा है और कहीं ना कहीं रेवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेट कुछ ना कुछ 11-12 में कंसेप्ट पढ़ा है। तो AS9 टॉक्स अबाउट रेवेन्यू रिकॉग्निशन। AS10 बात करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। AS10 का नाम तो यहाँ पर है अकाउंटिंग फॉर फिक्स असेट, जो कि अब चेंज हो गया है। उसका असलियत में अभी नाम जो है प्रेजेंट कंडीशन में अमेंडेड जो नेम है उसका, दैट इज़ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। वही फिक्स असेट का जो दूसरा नाम प्रॉपर्टी PPE प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट AS10 से रिलेट करता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। AS14 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, एमैल्गमेशन से रिलेट करता है। AS13 भी अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट से रिलेट करता है, ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो छोटे छोटे दिख रहे हैं उसको भी देख लीजिए। मेन अपना क्वेश्चन क्या था हम लोगों का, AS6 दैट इज अबाउट डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डिफ्रेंशिएट बिटवीन ओनर एंड मैनेजमेंट। ओनर अलग, मैनेजमेंट अलग, कौन सा ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है। हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल की पूरी लगभग 1.5 घंटे की वीडियो अप्रॉक्सीमेटली अपलोड करी है ऑलरेडी अपना उस पर एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो वो तो जिन स्टूडेंट ने देखी है, ठीक है, वेल एंड गुड। और क्लास 11-12 में आप लोगों ने डीप में ये सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ के आए, और मेरी बात कंफर्म मानिए कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल से मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक ऐसा कंसेप्ट है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल बात करता है मैनेजमेंट अलग और ओनर अलग। तो वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है सेपरेट लीगल एंटिटी वाला, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ठीक है। 2 का A होना चाहिए। गोइंग कंसर्न भी एक होता है, आप जानते हैं, ठीक है, बिल्कुल कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। डुअल एस्पेक्ट, डबल एंट्री सिस्टम जिसको बोल सकते हैं, इसके डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं। डुअल एस्पेक्ट जानते हैं आप लोग। फिर बात आती है, जैसे देखिए अभी हमने बोला था ना कि एक क्वेश्चन से हम लोग 3-4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो ये सिर्फ 70 क्वेश्चन नहीं रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक ही MCQ को लेकर 4-5 क्वेश्चन जल्दी डिस्कस कर लेंगे। उसका रिजल्ट ये है कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको खुद ही आ चुका होगा जो हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया आर इशूड बाय whom, जस्ट अभी पढ़ा है हम लोग ने, इट इज़ इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, RBI, ये सब नहीं होता है। सबके बारे में आप लोग जानते हैं कौन क्या 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 करता है। बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जब बात आती है तो कौन इशू करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI, ठीक है। समझ में आ रही बात। बढ़ते हैं एक रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चन की तरफ। डबल एंट्री सिस्टम इज दैट सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग वेयर अकाउंटिंग इज डन थ्रू पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट। डबल एंट्री सिस्टम में एक वो बुक कीपिंग का सिस्टम है अकाउंटिंग में जिसमें पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट में जिसमें जो हम करते हैं थ्रू पर्सनल अकाउंट से और इम्पर्सनल अकाउंट से। तो ये बात किसने कही है, ये बात RN कार्टर ने कही है, याद रखिएगा। सिर्फ ये लर्न करने वाला एक दो बार इसको देख लीजिए, अगर क्वेश्चन ऐसा छप के आ जाता है इसी तरीके का तो याद रखिएगा RN कार्टर जी ने बोला है ये। डबल एंट्री सिस्टम इज दैट सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग वेयर अकाउंटिंग इज डन थ्रू पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अ सेलर गिव हिज गुड वर्थ 2000 टू अ बायर फॉर 1800। 2000 रुपये की वैल्यू थी गुड्स की, बट 1800 रुपये में गुड्स को दे दिया। तो डिफरेंस जो 200 रुपये का हो रहा है विल बी टर्म एज विच टाइप ऑफ अ डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, बैड डेट्स और अदर, विच टाइप ऑफ अ डिस्काउंट। सिंपल सा, एट द टाइम ऑफ सेल और परचेज जो हम डिस्काउंट देते हैं ऑन द टाइम ऑफ सेल और परचेज ऑन द स्पॉट, तो उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। जैसे कोई गुड्स एंड सर्विस है या कोई गुड्स है, वो उसकी वैल्यू 2000 है, ऑन द स्पॉट सेलर 1800 रुपये की बेच रहा है, तो 200 रुपये का जो प्रेजेंटली डिस्काउंट दे रहा है ऑन द स्पॉट, दैट इज टर्म्ड एज ट्रेड डिस्काउंट। और आपको ये आता था, ठीक है। कैश डिस्काउंट भी आप जानते हैं। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। या फिर क्वेश्चन नंबर 6 को डिटेल में भी डिस्कस करना तो उसको एक बार स्किप करके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि कैपिटल अकाउंट इज़ अ पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नन ऑफ द अबव। हमेशा याद रखिएगा,
पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हम बनाते थे, पार्टनरशिप अकाउंटिंग आप लोग क्लास 12th में करके आए हैं, तो पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट बनते हैं वो पर्सनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं पार्टनर्स के। इतना ठीक है, समझ में आ रही बात। जितनी चीज़ें उन लोग को मिलती हैं क्रेडिट करते हैं, जितना चीज़ें उनसे ली जाती हैं यानी कि उसको डेबिट करते हैं। बेसिकली उनके नाम से रिलेटेड है, तो जो भी कोई अकाउंट किसी के नेम से रिलेटेड होता है, ठीक है, उनकी कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल, जैसे बात हम कर रहे हैं, तो ये कौन से अकाउंट से डील करता है, ये कौन से ये किस तरीके का अकाउंट है, दिस इज़ नोन एज पर्सनल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर ये भी सुन लीजिए, आगे क्वेश्चन आएगा भी, ज़रूर आएगा। और कैपिटल अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट होता है, वैसे ही ड्राइंग्स अकाउंट जो होता है वो भी पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। पर्सनल अकाउंट का आप लोग गोल्डन रूल जानते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये चीज़ है, बट यहाँ वो अप्लाई नहीं हो रही, बट हम सिर्फ गोल्डन रूल को भी रिवाइज़ करा रहे हैं। अगर आ जाता है तो ठीक है, आपको आता है। और नॉमिनल अकाउंट का क्या गोल्डन रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकमिंग गेन्स, सिंपल सा, ठीक है। बट ऐसी चीज़ें भी पूछी जाती हैं। रियल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट बात करता है डेबिट ऑल, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, ठीक है, याद रखिएगा। असेट से रिलेटेड जो असेट के सारे ट्रांजैक्शन और लाइबिलिटीज़ के ट्रांजैक्शंस होते हैं वो रियल अकाउंट के कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं, रियल अकाउंट के गोल्डन रूल के कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग डिस्कस करेंगे, डिटेल में स्किप किया है। फिर आगे बढ़ते हैं। डैश इज़ कंसिडर एज द फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम। एक कौन, किस बंदे को फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम बोला जाता है, हमेशा याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ल्यूकस पिक्योली, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो है ल्यूकस पिक्योली, ठीक है। अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन में भी शायद ठीक ही निकल रहा है। तो ये कहाँ के बंदे थे, ये इटली के, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है, आगे होपफुली मिलेगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी क्लियर हो गया। मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम के फादर कौन है, ल्यूकस पिक्योली, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आप लोग के लिए जस्ट फॉरन एक सोचिए, आपके लिए एक वर्क है, अभी क्लास वर्क है, जैसे फादर ऑफ मैनेजमेंट किसको कहा जाता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो सोचिए, इसका आंसर अपने मन में सोचिए, इस तरीके का क्वेश्चन कंफर्म होगा, रखा होगा एग्जाम के दिन, ठीक है। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन प्रैक्टिकेबिलिटी, सब्जेक्टिविटी, कन्वीनियंस एंड रिकॉर्डिंग। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल बताएं किस पे बेस्ड होते हैं, ये हमें कन्वीनियंस प्रोवाइड करते हैं कि हम सही तरीके से रिकॉर्डिंग, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस कर सकें। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर ऑलवेज totally or always based on convenience in recording. Accounting principle are based on convenience in recording, याद रहेगा हमेशा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सिंपल सा, गुड्स विदड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज़ विल बी क्रेडिटेड टू। अब क्वेश्चन को समझिए और उसके बाद हम समझाते हैं क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन को ये पूछना चाह रहा है कि जो हम गुड्स को विदड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, गुड्स चाहे विदड्रॉ करें चाहे कैश विदड्रॉ करें, एक उसको टर्म अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज ड्राइंग। सबको मालूम है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नो अबाउट दैट कंसेप्ट, ड्राइंग्स, ठीक है, सिंपल सा है, ठीक है। ड्राइंग्स, तो उसकी एंट्री क्या होती है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, अगर हम कैश विदड्रॉ कर रहे हैं। बट अगर हम विदड्रॉ कर रहे हैं गुड्स को, जो हमने परचेजेस कभी करे होंगे, जब कभी परचेज करते हैं तो इसकी एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सही बोल रहे हैं ना, बिल्कुल बढ़िया। तो बट वही परचेजेस मान लो कम हो रहे हैं कंपनी से, जो बंदा मतलब बिजनेसमैन है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए परचेजेस को ले जा रहा है, तो सिंपल सा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं होगा, यहाँ पर टू परचेजेस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट के बारे में पूछा है तो क्रेडिट होगा परचेजेस अकाउंट, ये देखिए 10 का भी होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल लॉजिकल सेशन होने वाला है और आई होप कि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होगा सेशन, ठीक है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया वाला जो बात है, मेन ICI से रिलेटेड क्वेश्चन है। द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट वॉज इनैक्टेड इन द ईयर, किस ईयर में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट को लाया गया था। द आंसर वुड बी 1949। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से। 1949 को ICI का चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो एक्ट है, ठीक है, जो लॉ है, तो उसको लाया गया था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्रिएटिंग अ प्रोविजन, क्वेश्चन नंबर 12, क्रिएटिंग अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स पढ़ते हैं इसको, बहुत सारे स्टूडेंट डेप्ट्स पढ़ देते हैं बट बी साइलेंट होता है,
उनके लिए नहीं बोल रहे हैं जिनको आता है, बट उनके लिए बोल रहे हैं जो सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, ठीक है। मुझे मालूम है 99% स्टूडेंट को सब चीज़ें आती हैं, बट मैं तो सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ आपको, आप लोगों के लिए, ठीक है। क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज़ बेस्ड ऑन विच अकाउंटिंग कंसेप्ट? क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, हम प्रोविजन बना रहे हैं किसके लिए? बैड और डाउटफुल डेट्स से रिलेटेड, ठीक है, उससे रिलेट करता हुआ। तो वो किस अकाउंटिंग के प्रिंसिपल, सिद्धांत पे, कंसेप्ट पे बेस्ड है? क्रिएटिंग प्रोविजन किसी चीज़ को, मान लीजिए जैसे डेटर हैं, तो डेटर्स कुछ हम लोग सोचते नहीं, प्रोविज़न बना लें कि यार कुछ आने वाले वक्त में डेट्स ये डूब सकते हैं, डेटर्स ये पैसा नहीं देगा, तो उसी को तो हम बोलते हैं ना प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, सब जानते हैं। तो ये प्रोविज़न बना लेना, आने वाले वक्त का एंटिसिपेट कर लेना, अज्यूम कर लेना कि आने वाले वक्त में कुछ लॉस हो सकता है, तो ये बात होती है, यानी कि एक बंदा होता है कंजर्वेटिव बहुत रहता है। तो ये जो एक सिद्धांत निकला है अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो निकला है, तो वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म का कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म का है, ठीक है। समझ में आ रही बात? कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट कहता है कि हम रिकॉर्ड ऑल द एक्सपेक्टेड लॉसेस रैदर देन एक्सपेक्टेड गेंस। याद है, मतलब आप लोग ने पढ़ा है, यानी कि हमको सारे एक्सपेक्टेड लॉसेस को तो एंटिसिपेट कर लेना चाहिए, अज्यूम कर लेना चाहिए, और कहीं ना कहीं उनका प्रोविज़न बना लेना चाहिए। एक बिजनेसमैन ये करता है, ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। प्रोविज़न इसीलिए बनता है कि हम कंजर्वेटिज्म खेलें, यानी कि कंजर्वेटिव होकर खेलें, बिजनेस करें। मान लो आने वाले वक्त में ये लॉस हो सकता है, इसको अज्यूम कर लें, बट ये ना अज्यूम करें कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, उसका पहले से ना रिकॉर्ड कर लें, बट प्रोविजंस को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसीलिए प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड दिखाते हैं, और यही प्रॉफिट एंड लॉस, यही जो बैड डेट्स का जो प्रोविज़न होता है, डेटर्स के अमाउंट से माइनस कर देते हैं, ठीक है। डेटर्स से ना मिलने की मतलब एक वो होती है, मतलब मे भी मिल सकता है या नहीं भी मिल सकता है, ठीक है, समझ में आ रही बात? तो मेन मुद्दा ये है कि जो प्रोविज़न बनाया जाता है, चाहे बैड डेट्स का हो, डाउटफुल डेट्स का हो, डिस्काउंट का प्रोविज़न हो, तो ये किसके सिद्धांत पे बेस्ड है? अकाउंटिंग के कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, ठीक है। आई होप कि मैंने कोशिश करी क्लियर करने की। प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है अगर हम बात कर लें, तो आप लोग को आता है, फिर भी हम 1 मिनट में एक वर्ड बोले, 1-2 वर्ड से एक्सप्लेन कर ले रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्लोजर में ये होता है कि ये प्रिंसिपल बात करता है कि सारी चीज़ें हम लोग को, जो मटीरियल फैक्ट्स हैं, जो मटीरियल इन्फॉर्मेशन है, हमको प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज़ करना है। कहाँ डिस्क्लोज़ करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज़ करना है, ठीक है, समझ में आ रही बात? जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं, जो शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर होते हैं, उनके लिए हमको डिस्क्लोज़ करना है सारी मटेरियल इन्फॉर्मेशन फैक्ट्स को। सी क्या होता है? वो कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी, कि हमको ये कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी, वही गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी बात करता है कि जो भी भाई आप वो फॉलो कर रहे हैं अकाउंटिंग पॉलिसी, जैसे अगर एक बार आपने अकाउंटिंग पॉलिसी वेटेड एवरेज कर लिया, या फॉर एग्जांपल जो आप बहुत ज़्यादा अवेयर हैं जिससे डिप्रिसिएशन का डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड वाला अकाउंटिंग पॉलिसी अगर आपने फॉलो कर ली बिजनेस में, तो आप उसको कंसिस्टेंटली करते रहें, यानी कि ईयर टू ईयर करते रहें। ये नहीं है कि एक ईयर हमने ये करा, दूसरी ईयर स्ट्रेट लाइन, तीसरे ईयर सिंकिंग फंड मेथड, चौथे ईयर सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। ये सारे मेथड्स आप लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेजुएशन लेवल और इवन प्रोफेशनल लेवल के कोर्सेज पे, CA, CS और CMA जैसे कोर्सेज में, ठीक है। जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग ऑलरेडी जान चुके होंगे ये सारे कंसेप्ट को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। अक्रूवल कंसेप्ट इज़ रिलेटेड टू विच? अक्रूवल या बात करते हैं, अक्रूवल याद करिएगा, इनकम से अक्रूड और अनअक्रूड। अक्रूड यानी कि इनकम अर्नड, ठीक है, बट नॉट रिसीव्ड, अक्रूड इनकम होती है। और ये चीज़ें से हम बताएंगे। तो अक्रूवल जो बात करते हैं वो इनकम और रेवेन्यू से रिलेट करता है। तो सिंपल सा अक्रूवल कंसेप्ट भी बात करता है रेवेन्यू से रिलेटेड, आइटम और डिप्रेसिएशन से रिलेट नहीं करता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। व्हेन अ बिजनेस इज परचेज एनी अमाउंट पेड इन एक्सेस ऑफ द टोटल ऑफ असेट माइनस द लायबिलिटीज टेकन इज कॉल्ड। जब हम कभी भी कोई बिजनेस परचेज करते हैं, जब एमैलगमेशन होता है या जब कुछ भी अगर डिसोल्यूशन की बात हम कर लें, तो जब हम बिज़नेस परचेज़ करते हैं, जो हम एक्सेस अमाउंट देते हैं असेट माइनस लायबिलिटी के बाद, जो बचता है अमाउंट, जो एक्सेस हम पे आउट कर रहे हैं जिससे हम परचेज़ कर रहे हैं बिज़नेस, तो वो जो अमाउंट पे करा जाता है वो किस चीज़ का होता है? वो होता है गुडविल का, जो कि आप लोग को बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। क्या एग्जैक्टली है? फिर से क्वेश्चन समझा दे रहे हैं। व्हेन अ बिजनेस इज परचेज
एनी अमाउंट पेड इन एक्सेस ऑफ द टोटल असेट माइनस द लाइबिलिटीज टेकन इज कॉल्ड द गुडविल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। और ये सारी चीज़ें शेयर प्रीमियम, कैपिटल एम्प्लॉयड, वर्किंग कैपिटल, ये सारी चीज़ें, वर्किंग कैपिटल करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़ इस तरीके से निकलता है, सब जानते हैं आप लोग। शेयर प्रीमियम जानते हैं, शेयर का कंसेप्ट है थोड़ा सा। और एक पॉइंट अगर पढ़िए एमसीक्यू का, अभी अगर सिलेक्टेड 70 क्वेश्चन ही पढ़ रहा है कोई बंदा, वैसे तो और पढ़ना चाहिए, और ऑलरेडी आप लोग पढ़ के आए क्लास 11 और 10+2 और 10+1 में, और अगर वो कोई बंदा बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे क्वेश्चंस पढ़ रहा है 70, तो ये सोच ले कि हमें ये एक 70 क्वेश्चन अगर हम पढ़ रहे हैं तो एक एक क्वेश्चन के चारों एमसीक्यू को देख लें, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो बातें तो दूसरी करते रहेंगे, बट क्वेश्चन नंबर 15 पे जल्दी से बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, सैलरी पेड टू क्लर्क रमेश इज़ अ, डबल एंट्री सिस्टम के द्वारा जो सैलरी हम पे कर रहे हैं रमेश को, ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? क्या ये रियल अकाउंट का ट्रांजैक्शन है? क्या ये पर्सनल ट्रांजैक्शन है? क्या ये नॉमिनल ट्रांजैक्शन? दिस इज़ अ नॉमिनल ट्रांजैक्शन, क्योंकि सैलरी जो हम पे करते हैं, सैलरी इज़ एन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सैलरी इज़ एन एक्सपेंडिचर, सैलरी एक खर्चा है। तो सैलरी और खर्चों को किस अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी से, मेथड से, कंसेप्ट से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं? तो नॉमिनल अकाउंट्स के जो कंसेप्ट होता है, गोल्डन रूल क्या है नॉमिनल अकाउंट का? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। तो ये सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आती है। तो ये डेबिट साइड इसलिए आती है क्योंकि नॉमिनल अकाउंट कहता है कि भाई डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सैलरी एक तरीके का एक्सपेंडिचर है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट होगा यहाँ पर आंसर। ये एक नॉमिनल ट्रांजैक्शन है। ठीक है, रियल वीएल सब जानते हैं आप लोग, पर्सनल जानते हैं, बता चुके हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आया और उसी से रिलेट करता है, आप लोग को इसका आंसर मालूम है। ड्राइंग्स अकाउंट किस तरीके का अकाउंट है? ड्राइंग्स अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है। ड्राइंग्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट नहीं है, इट्स अ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17, फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो कि पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड। इसका भी आप लोग आंसर जस्ट अभी बता सकते हैं, जस्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। द ओरिजिनेटर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ल्यूकस पिक्योली वॉज रेसिडेंट ऑफ कहाँ के हैं? जस्ट बोला था, ही वॉज अ रेसिडेंट ऑफ इटली। ठीक है, इटली के रहने वाले थे, अमेरिका, इंडिया जापान के नहीं थे। ल्यूकस पिक्योली, फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग इनको कहा जाता है। ये इटली के थे, इटली के थे रहने वाले। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इन जर्नल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन क्रोनोलॉजिकल बेसिस। यस, यानी कि क्रोनोलॉजिकल बेसिस का मतलब होता है डेट वाइज, एनालिटिकल बेसिस, कन्वीनियंस बेसिस या सेलेक्टिव बेसिस। तो क्या होना चाहिए? जाहिर सी बात है, हम लोग ने पढ़ा भी है जर्नल एंट्री का कंसेप्ट कि जर्नल ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होते हैं वो क्रोनोलॉजिकल बेसिस पे होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। जर्नल इज़ अ बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री। यस, ठीक है। डेट वाइज एंट्री, ये भी ठीक है। और बी वाला पॉइंट खा गए, बी वाला भी कुछ हो ही गई। फर्स्ट एंट्री और डेट वाइज एंट्री और प्राइमरी एंट्री तो ये सब है ही है। ठीक है, और क्रोनोलॉजिकल बेसिस पे करते हैं। तो ए और सी जब सही है तो ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। ठीक है, बी वाला यहाँ पर है नहीं क्योंकि शीट में मिस हो गया कुछ। क्वेश्चन नंबर 20, द अकाउंट्स दैट आर रिलेटेड विद द इनकम एक्सपेंडिचर। जो अकाउंट रिलेट करता है इनकम से, एक्सपेंडिचर से, प्रॉफिट से या लॉस से, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है? नो। क्या वो नॉमिनल अकाउंट है? यस, इट्स अ नॉमिनल अकाउंट, बिकॉज नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये सब इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पर आ रहा है? ये सारी चीज़ें आ रही हैं कहाँ पर? नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर आइटम एंड ट्रांसफरिंग दोज टू रिस्पेक्टिव अकाउंट इज नोन एज जर्नलाइजिंग, लेजर एडजस्टमेंट, पोस्टिंग। क्या होना चाहिए? ग्रुपिंग करना सिमिलर आइटम्स का, सिमिलर आइटम्स को ग्रुप करना और ट्रांसफ़र करना रिस्पेक्टिव अकाउंट में, तो इसको हम पोस्टिंग कहते हैं। याद रखिएगा, ग्रुपिंग करना सिमिलर आइटम को और उसके बाद पोस्ट करना लेजर अकाउंट्स, रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स में, तो इस कंसेप्ट को पोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, जर्नलाइजिंग तो आप लोग जानते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेजर एडजस्टमेंट भी नहीं होता है, एडजस्टमेंट एक अलग चीज़ है। पोस्टिंग इसको कहते हैं, प्रिपरेशन और ट्रायल बैलेंस भी नहीं होता है। सब जानते हैं, चारों कंसेप्ट आप लोग जानते हैं। जर्नलाइजिंग क्या होता है, लेजर एडजस्टमेंट क्या होता है, पोस्टिंग क्या होता है। तो अगर कोई बंदा नहीं जानता है तो जल्दी से देखे इसको, क्योंकि इनके क्वेश्चन पे, इसके एमसीक्यूज़ के आंसर्स के बेसिस पे काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। और सब जानते हैं जर्नल क्या है,
और एक छोटी सी ये भी रिक्वेस्ट है, सारे परफॉर्मास आप लोग देख लीजिएगा, किस चीज़ के ट्रायल बैलेंस का परफॉर्मा देख लीजिएगा जल्दी से, और लेजर का परफॉर्मा देख लीजिएगा, कितने हेड्स होते हैं, क्या होता है, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी देख लीजिएगा, पूछी जाएंगी पक्का। जर्नल का, लेजर का, ट्रायल बैलेंस का, फाइनल अकाउंट्स का, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर होंगी, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जो बनेगा वो आपके कॉमर्स के स्ट्रीम से बनेगा, यानी कि अकाउंटिंग और अपना इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं 70-30 का रेशियो पकड़ लिया। 100% पेपर है तो 70% कॉमर्स की स्ट्रीम के क्वेश्चन, यानी कि ये 3 सब्जेक्ट से होंगे, बाकी ये सारा इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, या अपना कंप्यूटर हो गया, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर मेन अगर बनता है, ठीक है, और बनेगा ही, ठीक है। तो बट मैं आई मीन टू से दैट 70% जो टॉपिक होगा आपका मोस्ट, जो आप लोग पढ़ के खुद आए हैं, क्योंकि आप ग्रेजुएशन में बीकॉम करने जा रहे हैं या बीकॉम ऑनर्स करने जा रहे हैं, तो बैचलर ऑफ कॉमर्स जब नाम ही है तो कॉमर्स की ज़्यादातर चीज़ें पूछी जाएंगी एग्ज़ाम में। तो अगर एडमिशन लेना है तो अपना ये सारी चीज़ों को तो कोर स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स को, ठीक है। समझ में आ रही बात? बढ़ते हैं आगे, बहुत हो गया ज्ञान। 22 क्वेश्चन पे आते हैं। सजेशंस तो अपार्ट फ्रॉम सजेशन मेन बात यहाँ पर है कि जितना करिए अच्छे से करिए और जाके सॉलिड बस जाके एडमिशन के लिए पूरे प्रॉपर तरीके से अच्छा करके आइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बात कर रहे हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेजर पोस्टिंग एज अ प्रोसेस ऑफ। लेजर पोस्टिंग को क्या बोलते हैं? ये किस तरीके का प्रोसेस है? ये क्या रिकॉर्डिंग का प्रोसेस है? ये एनालिटिकल प्रोसेस है? ये इंटरप्रिटेशन का प्रोसेस है? नो, इट्स लेजर जो एक प्रोसेस है वो क्लासिफाइंग प्रोसेस है। समराइज़ करते हैं अलग तरीके के, एक तरीके के ट्रांजैक्शन अलग अलग लेजर्स में। बात करते हैं हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन द लेजर। जस्ट अभी हमने बोला था कि देखिए, अगर आप लेजर का वो देख लिए, क्या चीज़ लेजर का देख लिए, प्रोफॉर्मा देख लिए, ट्रायल बैलेंस का प्रोफॉर्मा। अगर लेजर का प्रोफॉर्मा किसी के जहन में है तो उसका आंसर फ़ौरन आ जाएगा। 8 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं, 10 होते हैं, कितने कॉलम्स होते हैं लेजर में? तो लेजर में हमेशा याद रखिएगा 8 कॉलम्स होते हैं। पर्टिकुलर्स, डेट, पहले तो डेट, फिर पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, ठीक है, या अमाउंट पहले होता है जो जर्नल फोलियो बाद में होता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। आपको मेक श्योर कि ये 8 होते हैं, 4 इधर 4 इधर, 4 + 4 8 होते हैं कॉलम्स, कन्फर्म है। बढ़ते हैं आगे 24 क्वेश्चन की तरफ। क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट रिप्रेजेंट। क्रेडिट बैलेंस जो होता है बैंक, अगर जैसे मान लीजिए हम आपके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं, अगर जैसे आपका जो अकाउंट होता है, जब अमाउंट क्रेडिट होता है और जब अमाउंट बीच बीच में क्रेडिट होता है, डेबिट होता है, जब आप कोई पेमेंट करते हैं तो अमाउंट आपका बैंक से अमाउंट डेबिट होता है ना, पैसा कट जाता है, डेबिट हो जाता है। और वहीं अगर कोई आपको पेमेंट करता है, आपके पास रिसीविंग होती है किसी चीज़ की पेमेंट की, तो आपके पास क्रेडिट का मैसेज आता है कि इतना इतना अमाउंट आपके पास क्रेडिट हुआ, ठीक है। तो ये क्रेडिट होने का मतलब जो है, ये क्रेडिट हो रहा, यानी कि आपके पास पैसा आया, तो पैसा जो है क्रेडिट हो रहा है, पैसा बढ़ रहा है, तो इट रिप्रेजेंट दैट आपका असेट बढ़ रहा है। तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट रिप्रेजेंट करता है असेट को, रिप्रेजेंट करता है, ना कि कैपिटल लाइबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। दिस टॉक्स अबाउट, दिस रिप्रेजेंट्स अबाउट असेट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25 का क्वेश्चन शीट ने मिस कर दिया है, बट मैं बता देता हूँ एमसीक्यू से। सेल्स बुक्स, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, ये बात हो रही है ये अपना सब्सिडरी बुक से रिलेटेड बात हो रही है। तो जब सब्सिडरी बुक से रिलेटेड बात हो रही है, सेल्स बुक बात करता है क्रेडिट सेल्स ट्रांजैक्शन, परचेज बुक क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शन, सेल्स रिटर्न बुक देन परचेज रिटर्न बुक बात करता है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो था उससे हमें ये समझ में आया कि ये अपना सब्सिडरी बुक का जो टॉपिक है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए ये एक सजेशन है कि पेटी कैश बुक का प्रोफॉर्मा भी देख लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। 26 क्वेश्चन नंबर 26, रिपेयर ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी परचेज इज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट, इट इज़ एन एरर ऑफ। देखिए, रिपेयर जब हम कराते हैं सेकंड हैंड मशीनरी, मान ली हमने खरीदी 40,000, फॉर एग्जांपल एक 40,000 की मशीनरी खरीदी, उसमें फ़ौरन हमने 10,000 रुपया लगा दिया, तो 50,000 की मुझे पड़ेगी, ठीक है। आई एम करेक्ट, यहाँ पर बात सही है, 50,000 की रिकॉर्ड होना चाहिए थी। बट मशीनरी अकाउंट में ना करने के बजाय उन्होंने रिपेयर अकाउंट में कर दिया, जबकि रिपेयर अकाउंट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब आप कोई असेट खरीद रहे होते हैं, भले वो फर्स्ट हैंड हो या सेकंड हैंड हो, जब उस पर ऑन द डे ऑफ परचेज या ऑन द परचेज जब आप खरीदते समय कुछ रिपेयर करा रहे हैं, तो वो कैपिटल अकाउंट का ट्रांजैक्शन होता है, कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन होता है। जब कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है तो क्या होगा? जब कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है तो कैपिटल
रेवेन्यू नेचर में क्यों रिकॉर्ड करेंगे, तो वो उस मशीनरी का ही पार्ट बनना चाहिए, बल्कि इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, रिपेयर का कर दिया। ये इन्होंने सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल का उल्लंघन किया है। ठीक है, समझ में आ रही बात। जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को इन्होंने तोड़ा है कि कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन को रेवेन्यू नेचर समझ के रिपेयर्स के अकाउंट में डाल दिया है। तो ये कौन सी एरर होगी, दिस इज़ अ प्रिंसिपल एरर। ठीक है, समझ में आई बात। कंपनसेटिंग एरर भी आप जानते हैं, ओमिशन में क्या होता है, ओमिट कुछ कर दिया, कुछ भूल ही गए करना। ठीक है, मान ली कोई ट्रांजैक्शन था उसको रिकॉर्ड ही करना भूल गए, तो दिस इज ऑन ओमिशन, ये एरर ऑफ ओमिशन। कंपनसेटिंग एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का ज़रा सा पोर्शन आप लोग देख लीजिएगा, क्विकली देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट निकल जाएगा, क्वेश्चन आ सकता है। कंपनसेटिंग एरर ये होता है कि मान लीजिए आपको रिकॉर्ड कुछ करना था 200 रुपये, बट आपने 200 मान ली फॉर एग्जांपल सेल्स था, बट आपने कुछ और 200 का कमीशन रिसीव कर दिया, तो 200 क्रेडिट तो हो रहा है किसी भी सेंस में, बट वो होना चाहिए था 200 उसका सेल्स का, आपने कर दिया कमीशन रिसीव का। तो ये कौन सा एरर है, ये कंपनसेटिंग है, कंपनसेट कर दिया, आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट सही बन जाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बन जाएंगे, बट आपने कौन सा एरर कर दिया, हो जाएगा ये कंपनसेशन एरर है। ठीक है, ऐसे ही कमीशन वाला एरर और प्रिंसिपल एरर, ये तो आपको बता ही दिया। कमीशन एरर देखिएगा क्या होता है एग्जैक्टली। तो यहाँ पर 26 का आंसर क्या था, रिपेयर्स ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी वाले का प्रिंसिपल एरर था, याद रखिएगा, डी वाला। ठीक है, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू असरटेन प्रॉफिट एंड लॉस। नो, प्रॉफिट एंड लॉस जो बनाते हैं अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाते हैं उसमें हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, क्या कैश ट्रांजैक्शन को पता करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं? नो। क्या क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को पता करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं? नो, अ बिग नो। देन डी वाला क्या, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो ट्रायल बैलेंस हम प्रिपेयर करते हैं ताकि हम असरटेन करें, फाइंड आउट कर सकें, कैलकुलेट कर सकें, देख सकें अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जो हमने लेजर में पोस्टिंग करी है उसकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए यही ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और इसी ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे फाइनल अकाउंट्स यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देन बैलेंस शीट को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 स्किप किया था, प्रैक्टिकल था। क्वेश्चन नंबर 28 भी प्रैक्टिकल है, स्किप करते हैं। इकट्ठा प्रैक्टिकल मैंने एक जगह सॉल्व करें, मैं कराऊंगा। ठीक है, 28 को भी स्किप करके आगे बढ़ते हैं। 29 इज़ ऑल्सो अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन विच विल डिस्कस लेटर ऑन। देन क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा आपके साथ, बहुत अच्छे लेवल से डिस्कस करूँगा, इसलिए स्किप कराया है। ठीक है, एक शीट अलग है उसमें देखेंगे अभी हम। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है फिलहाल, द डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स असेट इज कंप्यूटेड ऑन देयर बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू। तो याद रखिएगा हमेशा डेप्रिसिएशन जो चार्ज होता है वो बुक वैल्यू या हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चार्ज होता है। जितने का हमने असेट ख़रीदा था जो बुक वैल्यू है उसी पर ही हम बेसिकली बुक वैल्यू पर ही चार्ज हम करते हैं। ठीक है, याद, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल सी बात है। तो इससे आप लोग को देखिए पढ़ के समझ में आ रहा है कि डेप्रिसिएशन कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। मेरा पूरा आप लोग के लिए ब्लेसिंग्स हैं, प्रेयर है कि जो लोगों ने मेहनत करी है और जो सच में चाहते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो इंशाल्लाह और बाय गॉड ग्रेस ज़रूर से ज़रूर आप लोग का एडमिशन ज़रूर से ज़रूर हो। ठीक है, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट यूनिवर्सिटी और इट्स A++ क्रेडिट यूनिवर्सिटी। ठीक है, बहुत इट्स काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, आप लोग को सच में फ़ील आएगा लखनऊ यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन लेंगे, जिसको मिलेगा होपफुली जितने लोग प्रिपेयर कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। आई होप, ये तो मेरी प्रेयर है आप लोग सबके लिए। ठीक है, गॉड से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। अमाउंट सेट असाइड टू मीट लॉसेस ड्यू टू बैड डेट्स इज़ अ, जो हम अमाउंट सेट असाइड करते हैं, जैसा भी हमने बताया भी था क्वेश्चन ये वाला, कि अमाउंट जो हम अलग हटाते हैं इन ऑर्डर टू मीट लॉसेस ड्यू टू बैड डेट्स, तो ये क्या है, एक रिजर्व है? नो, इट्स नॉट अ रिजर्व बट इट इज़ अ प्रोविज़न। ठीक है, प्रोविज़न क्या होता है? प्रोविज़न हम जब अमाउंट सेट असाइड कर देते हैं, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो हम अलग अमाउंट जो असाइड अलग कर देते हैं इन ऑर्डर टू मीट द लॉसेस ड्यू टू बैड डेट इज़ अ प्रोविज़न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 क्या होता है? 32 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से रिलेट करता है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इज शोन ऑन द लाइबिलिटीज साइड इन द बैलेंस शीट अंडर हेडिंग
किस हेडिंग में ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम शो करते हैं? शेयर ये क्वेश्चन है शेयर कैपिटल वाला, जो वो पूरे चैप्टर है आप लोग यहाँ शेयर कैपिटल, वो इक्विटी शेयर्स वाला, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ये वाला जो आप लोग ने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करे थे। तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अकाउंट होता है, रिज़र्व सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को हम कहाँ पर वो करते हैं, शो करते हैं? तो इट विल बी शोन अंडर द रिजर्व एंड सरप्लस हेड इन द बैलेंस शीट। तो याद रखिएगा, और मालूम भी था आप लोगों को, ठीक है। बिल्कुल बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से थे? ये है 32, ये है 33। मैच द कॉलम का क्वेश्चन तो पक्का आप लोग को मिलेगा, यहीं से बता दे रहे हैं, बहुत इजी है। प्रीपेड रेंट क्या होता है? क्या प्रीपेड रेंट पहले ही हमने मतलब पे कर दिया। प्रीपेड रेंट मतलब रेंट नेक्स्ट ईयर का था, इसी साल पे कर दिया, तो हम लोग कहाँ लिखते हैं वो एग्जैक्टली क्या होगा? तो दिस इज़ एन असेट। और कौन सा तरीके का असेट है? दिस इज़ अ करेंट असेट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट इज़ द करेंट लाइबिलिटी। गुडविल क्या होता है? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? एक फिक्टिशियस एसेट होता है, ठीक है, समझ में आ रही बात? प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है एक वो फिक्टिशियस एसेट होता है। फिक्टिशियस एसेट मैं निकाल के आप लोग को ज़रूर बता दूंगा, एक बार डिस्कस कर लूँगा। बहुत सारे लोगों को मालूम है, मुझे मालूम है कि आप लोग को मालूम है सारे, बट जिनको नहीं आता है उनके लिए बात सारी हो रही है, और जिनको आता है उनके लिए रिवीजन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 34, इट्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन विच गोइंग टू बी डिस्कस लेटर ऑन, and 35 is also practical. Moving towards 36 question, those assets which are purchased to increase profitability in the business and not to resold are called intangible asset, current asset, depreciable asset या fixed asset। A B C है fixed asset। आपको दिखा देते हैं, ये देखिए 36 में वहाँ पर ऑप्शन नहीं था, प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से, प्रिंटिंग एरर की वजह से, जो भी है। तो फिक्स एसेट क्वेश्चन ये था कि कौन से एसेट्स हम खरीदते हैं जो कि रीसेल नहीं करना होते हैं, जो कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाते हैं। जैसे मशीनरी खरीद ली या फर्नीचर खरीद लिया, जो भी है, या प्लांट एक इस्टेब्लिश कर लिया, बना लिया, फैक्ट्री एक खरीद ली, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें, प्रमाइसेस, टूल्स एंड इक्विपमेंट, ये सब फिक्स एसेट्स, या ये अपना फैक्ट्री, प्रमाइसेस, ये सारे क्या हैं? फिक्स एसेट्स हैं। और फिक्स एसेट हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाते हैं, और हम इनको इसीलिए परचेज़ करते हैं ताकि हमें इनको सेल आउट नहीं करना है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन ये था 36, दो द एसेट which are purchased to increase profitability in the business and not to be resold are called fixed assets। C ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 37, अनअक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम हमने बताया था, उसका जस्ट ऑपोजिट अनअक्रूड होता है। अक्रूड फिर से बता रहे हैं, अक्रूड अक्रूवल से कंसेप्ट से बना है। अक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो आपने अर्न कर ली है, कमा ली है, बट आपको रिसीव नहीं हुई है। इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड इज एन अक्रूड इनकम। The opposite of accrued income is unaccrued income, which talks about income received। हमने रिसीव कर ली बट नॉट अर्न। मान लो फॉर एग्जांपल हम क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, मुझे पेमेंट मिल रहा है, मुझे पेमेंट मिल गया तो मेरे लिए, बट हमने सर्विसेज नहीं दी, तो इनकम अर्नड हो जाएगी, बट इनकम अर्न बट नॉट इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न। क्या बोल रहे हैं एग्जैक्टली? फिर से बता रहे हैं कि हमने इनकम तो रिसीव कर ली, इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न। अभी तक के हमने कमाई नहीं है बट रिसीव कर ली, हमने सर्विसेज नहीं दी हैं। तो यहाँ पर अनअक्रूड वही होता है कि इनकम हमने रिसीव कर ली बट अर्न नहीं करी। तो अनअक्रूड इनकम क्या होना चाहिए? अब आपके हिसाब से सोचिए, इनकम हमने रिसीव कर ली है बट हमने अर्न नहीं करी है, तो ये असेट होगा, लाइबिलिटी होगी, क्या होना चाहिए बताइए? तो सो दिस इज़ अ लाइबिलिटी। हमने इनकम अर्न हमने रिसीव कर लिए बट अर्न नहीं करी, दिस इज़ अ लाइबिलिटी। बहुत आसान था। और अक्रूड इनकम जो होता है वो असेट होता है, अनअक्रूड इनकम क्या होता है? लाइबिलिटी होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंजिबल एसेट? फर्नीचर, पेटेंट, इन्वेस्टमेंट, लूज टूल। सो आंसर वुड बी पेटेंट। पेटेंट हुआ, गुडविल हुआ और ट्रेडमार्क हुआ, ये सब क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है, समझ में आ रही बात? क्वेश्चन नंबर 39 बात कर रहा है शेयर प्रीमियम का अमाउंट हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, किस चीज़ को राइट ऑफ करने के लिए यूज़ करते हैं। ये मैंने पूरे एक आप लोग के लिए शीट बनाई है, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 भी डिस्कस करेंगे। जैसे प्रैक्टिकल करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 39 को डिस्कस करेंगे, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये पूछ रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूटिलाइजेशन कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा कहाँ कहाँ पर होता है, वो चीज़ों को मैंने एक लिस्ट डाउन करा है, मैं डिस्कस करूँगा लेटर ऑन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। द रिटन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप इज कॉल्ड
इज कॉल्ड व्हाट, जो पार्टनरशिप अग्रीमेंट होता है, जो रिटन अग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में इन अ पार्टनरशिप, इन ऑर्डर टू फॉर्म अ पार्टनरशिप इज नोन एज पार्टनरशिप डीड, सबको मालूम है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी आप जानते हैं कि इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, रजिस्टर हो जाती है, तो कंपनी को सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज देता है, तो वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये एक डॉक्यूमेंट होता है, शो करता है कि हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है या उसी का दूसरा नाम है इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेटेड है। ठीक है, समझ में आ रही बात। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी आप लोग जानते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बात करता है नेम क्लॉज के बारे में, क्या नेम है होगा कंपनी का नेम, और लाइबिलिटी क्लॉज के बारे में बात करता है, रजिस्ट्रेशन क्लॉज के बारे में बात करता है, ऑब्जेक्टिव क्लॉज के बारे में बात करता है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो किस में आती हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आती हैं। नेम क्या है कंपनी का, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रूल्स एंड रेगुलेशन। चार्टर ऑफ अ कंपनी किसको कहा जाता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को कहा जाता है चार्टर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसको देख भी लीजिएगा, कॉमर्स का क्वेश्चन है, तो क्या यहाँ पर भी दिया है। सर्टिफिकेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फर्म, समझ रहे हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फर्म बात करता है कि कंपनी नहीं फर्म फॉर्म हो गई, ये सर्टिफिकेट शो करता है। 41 क्या बात कर रहा है बेसिकली, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज़ गिवन टू पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 6%। याद रखिएगा, जो पार्टनर को लोन दिया जाता है, जो इंटरेस्ट दिया जाता है पार्टनर को, जो पार्टनर लोन देता है पार्टनरशिप फर्म में, तो उसका इंटरेस्ट उसको बंदे को कितना दिया जाता है, तो 6% होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। आई होप के बहुत फ्रूटफुल सेशन रह रहा है अभी तक के। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग एक MCQ से एक क्वेश्चन नहीं डिस्कस करना है, वी आर डिस्कसिंग एटलीस्ट 2 or 3 शॉर्ट क्वेश्चन विच विल श्योरली टू बी गोइंग टू आस्क इन द एग्जामिनेशन, और आप ज़रूर से ज़रूर दुआएं देंगे आप, बिल्कुल। ठीक है, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, 42 क्वेश्चन क्या बात कर रहा है बेसिकली, इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म इज क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन। अगर भाई पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई अग्रीमेंट नहीं है, तो जो प्रॉफिट अराइज होगा पार्टनरशिप फर्म से तो क्रेडिट करा जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो वो किस रेशियो में होगा, वो होगा इक्वल प्रोपोर्शन में। याद रखिएगा, हम लोग ने पढ़ा है, आप लोग ने क्लास 12th में पढ़ा है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो जो प्रॉफिट आता है वो किस रेशियो में बढ़ता है, वो 1:1 के रेशियो में बढ़ता है, यानी कि वो इक्वल रेशियो में बढ़ता है पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, गुडविल इज एन कौन सी असेट है, गुडविल एक करंट असेट है, नो। एक क्या लिक्विड असेट है, नो। फिक्स असेट भी नहीं है, इट इज़ एन इंटैंजिबल असेट। ठीक है, 44 क्या कह रहे हैं, 44 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गुडविल इज कंसिडर टू बी द बेस्ट। 4 तरीके की गुडविल होती है, सब आप लोग देखिएगा। एक क्वेश्चन अब आप लोग की ये जिम्मेदारी है, रीड करेंगे। डॉग गुडविल क्या होता है, कैट गुडविल क्या होता है, रैट गुडविल और काउ गुडविल क्या होता है एग्जैक्टली, इसको पढ़ेंगे। 4 तरीके के टाइप्स ऑफ गुडविल होती हैं, सबसे बेस्ट कौन सी होती है, इसमें कैट गुडविल होती है, देखिएगा इसको। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 इज ऑल्सो अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन गोइंग टू बी आस्क्ड लेटर ऑन। 46 क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन अ गुडविल इज ब्रॉट बाय इनकमिंग पार्टनर, जो एक एडमिटिंग पार्टनर हो रहा है, नया पार्टनर बनाया जा रहा है, वो कैश में अगर गुडविल लेके आ रहा है तो ये गुडविल अमाउंट क्रेडिट करा जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशियो में, याद रखिएगा हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इसको हम बांटते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 को मैं रीचेक कर ले रहा हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है तो वो किस में बढ़ता है, किस रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो दैट इज़ नोन एज, दैट इज़ सेड टू बी एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, मालूम था आप लोगों को। 47 क्या बात कर रहा है, अंडर गार्नर एंड वर्सेस मरे रूल। हाँ, अगर प्रोनाउंसिएशन सही है तो गार्नर वर्सेस मरे रूल, इन द इवेंट ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म सॉल्वेंट पार्टनर विल हैव टू शेयर द डिफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर। क्या बोल रहे हैं, जो सॉल्वेंट पार्टनर होता है विल हैव टू शेयर द डिफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर, किस रेशियो में वो करता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और रेटिफिकेशन का भी ये शेयर करता है एडजस्टेड कैपिटल रेशियो में। 47 था, अंडर गार्नर वर्सेस मरे रूल, इन द इवेंट ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म सॉल्वेंट पार्टनर विल हैव टू शेयर द डिफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर इन एडजस्टेड कैपिटल रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 बात कर रहा है, राइट शेयर मीन्स दो शेयर विच आर इशूड टू। राइट शेयर वो शेयर होते हैं जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हम देते हैं, उसको राइट शेयर कहते हैं। विच आर इशूड और ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, आंसर वुड बी 48B। ठीक है,
एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर को नहीं देते हैं, क्रेडिटर्स को नहीं देते हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स को नहीं देते हैं, ACD लोगों को नहीं देते हैं, B यानी कि ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। राइट शेयर्स के बारे में आप लोग पढ़ के आए हुए होंगे ज़रूर, कॉमर्स का पोर्शन है और अकाउंट्स का भी पोर्शन है, स्वेट इक्विटी शेयर्स भी पढ़ा होगा ज़रूर। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो सिक्योरिटी प्रीमियम वाला क्वेश्चन जो कि मैंने शीट से बोला है डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है और 49 को भी वहाँ से देख के डिस्कस करेंगे, बताएंगे जब वो चीज़ क्वेश्चन हो जाएगी। फिलहाल बोल के आ रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज बाय अ कंपनी फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर टू इट्स मेंबर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे, एक पॉइंट तो यहाँ पर दिया हुआ है बट वो याद भी कर लिए, बता भी दे रहा हूँ कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का जो अमाउंट होता है वो यूज़ होता है इशू ऑफ बोनस शेयर टू द मेंबर्स, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा जो कंपनीज एक्ट है, शेयर कैन बी इशूड बाय कंपनी एट डिस्काउंट एट पार और प्रीमियम और या प्रीमियम। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग शेयर्स को इशू जो किया जाता है वो पार पे किया जाता है, प्रीमियम पे किया जाता है, या पार प्रीमियम दोनों पे कर सकते हैं या डिस्काउंट पे करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा शेयर्स ऑलवेज कैन बी इशूड एट पार और प्रीमियम बट नॉट एट अ डिस्काउंट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 51 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। ये पूरा उससे रिलेटेड है सिक्योरिटी प्रीमियम से, तो 51 को भी लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल में डाल दिया, उसको अच्छे से देखेंगे। ऑल इक्विटी शेयर होल्डर 52 कह रहा है ऑल इक्विटी शेयर होल्डर आर होम। ऑल इक्विटी शेयर होल्डर आर होम, कौन होते हैं ये ऑल इक्विटी शेयर होल्डर? क्या क्रेडिटर्स हैं कंपनी के या लेंडर हैं कंपनी के? क्या रिप्रेजेंट करते हैं कस्टमर है कंपनी के? नो, दे आर द या रिप्रेजेंटेटिव हैं कंपनी के। तो बेसिकली क्या होगा, क्या होना चाहिए बताइए, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है कि इक्विटी शेयर होल्डर कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर भाई ओनर्स होते हैं कंपनी के। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन सिंपल था, स्टेक होल्डर्स का कंसेप्ट था ये। 52 के बाद 53 का क्वेश्चन नहीं है, बढ़ते हैं 54 की तरफ। ये देख लीजिए, एक पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था ना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। तो यहाँ पर है, वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था एक चीज़ कि इट कैन बी इशूड फॉर द बोनस, इट कैन बी यूज फॉर द इशू ऑफ बोनस शेयर। एक पॉइंट वहाँ से पढ़ा था, 3 यहाँ से पढ़ लेते हैं, 4 तो हो जाएंगे, बाकी शीट में डिस्कस करेंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का जो अमाउंट होता है वो यूज़ होता है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। राइट ऑफ के लिए यूज़ होता है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी। वो यूज़ करते हैं राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी और इशू ऑफ बोनस शेयर। तो यहाँ पर तीनों ही चीज़ें में यूज़ होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं एग्जैक्टली, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ होता है? कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा हम इसको राइट ऑफ करते हैं, यूज़ करते हैं राइटिंग ऑफ डिस्काउंट जो हमने दिया है, इशू ऑफ डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। जो कंपनी को बनाने में खर्चे आते हैं उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं, जैसे फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, अंडर राइटिंग, कमीशन और ये सारी चीज़ों में आते हैं। ठीक है, बोनस शेयर मीन्स शेयर इशूड टू वर्कर इन ल्यू ऑफ देयर शेयर इन प्रॉफिट। नो, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर ये तो है कहीं ना कहीं, एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों को, हाँ दोनों को हम बोनस शेयर इशू करते हैं, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर हो चाहे प्रेफरेंस। तो BC दोनों को D में बोल दिया है कि एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोथ, तो इसका D ऑप्शन होगा 55D। आई होप कि समझ में आया होगा। 56 क्या बात कर रहा है, पार्ट ऑफ अ कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। वो कैपिटल का पोर्शन जो सिर्फ हम वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी ही डिमांड करेंगे तो उसको हम रिजर्व कैपिटल बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स क्या होते हैं? डिबेंचर होल्डर्स इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं? अभी आप लोगों ने पढ़ा था ना, इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ओनर्स ऑफ द कंपनी। वैसे ही डिबेंचर क्या रिप्रेजेंट करता है? लोन जब रिप्रेजेंट करता है तो ये क्या होते हैं डिबेंचर होल्डर्स? ये आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। 57A। ठीक है, 58, a company cannot redeem its debenture out of accumulated profit, out of accumulated losses by purchase of
कैन नॉट रिडीम बाय आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, बाय परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स फ्रॉम मार्केट या बाय कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर। क्वेश्चन को फिर से समझा रहे हैं। कंपनी अपने शेयर डिबेंचर्स को कब रीपे नहीं कर सकती है, कब रिडीम नहीं कर सकती है। कैन नॉट रिडीम इट्स डिबेंचर, कैन नॉट रिडीम इट डिबेंचर आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस से, वो होगा अपने लॉसेस से वो रिडीम नहीं कर सकती, बल्कि प्रॉफिट से कर सकती है। पॉइंट नंबर ए से कर सकती है, पॉइंट नंबर सी से भी कर सकती है। डिबेंचर्स थे, उसको रिडीम कैसे कर दिया हमने, डिबेंचर्स को शेयर्स बना दिया, कन्वर्ट कर दिया। डी से भी कर सकते, वो ये तो डी था, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर। सी से भी कर सकते हैं, यानी कि बाय परचेज ऑफ ओन डिबेंचर फ्रॉम द मार्केट, हमने अपने डिबेंचर्स को मार्केट से बाय बैक कर लिया, परचेज कर लिया ओन डिबेंचर्स को। ठीक है, समझ में आया। 59 क्या है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये क्या चीज़ है, ये रियल एसेट है, फिक्टिशियस एसेट है, फिक्स एसेट है, करंट। रियल अकाउंट, रियल एसेट तो नहीं है बिल्कुल, फिक्स एसेट भी नहीं है, करंट एसेट भी नहीं है, तो बच क्या रहा है, फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एक फिक्टिशियस एसेट है। ठीक है, समझ आ रही बात। फिक्टिशियस एसेट, एज आई प्रॉमिस कि मैं इसको पॉइंट को बताऊंगा डिटेल में, ये सारे जो पॉइंट्स हैं उस वक्त एग्जाम्पल्स भी ले लूँगा इसके। क्वेश्चन नंबर 60, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये किस तरीके का अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेट करते हुए अकाउंट हैं वो हमेशा याद रखिएगा वो नॉमिनल अकाउंट है, ना कि वो रियल और पर्सनल अकाउंट है, ना कि वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। 61, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन द अमाउंट ऑफ असेट इज़ नेवर रिड्यूस टू ज़ीरो। हमेशा याद रखिएगा वो कौन सा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है जिसमें कभी भी असेट की वैल्यू ज़ीरो नहीं बनती है, तो वो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसका दूसरा नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, समझ में आ रही बात। स्ट्रेट लाइन में ज़ीरो हो जाता है और तमाम, और एनविटी मेथड में भी होता है, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में भी होता है। बी जो ऑप्शन है जो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यानी कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, उसमें डेप्रिसिएशन कभी भी लगाने के बाद असेट की वैल्यू को ज़ीरो नहीं कर देता है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन करंट एसेट, नो। इंटेंजिबल एसेट, नो, वो तो अमोर्टाइजेशन होता है। इंटेंजिबल एसेट पे गुड अमोर्टाइजेशन होता है, डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं यूज़ होता है। क्या वो टेंजिबल एसेट होगा, क्या वो फिक्स एसेट होगा? तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज चार्ज ऑन फिक्स एसेट। ये देखिए 62B, आई होप सो 62B 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 फिक्स एसेट। ठीक है, फिक्स एसेट 62 के बाद हाँ 63, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन फंड इज ट्रांसफर्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो क्लोजिंग बैलेंस बचता है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का, डेप्रिसिएशन अमाउंट का, डेप्रिसिएशन अकाउंट का, डेप्रिसिएशन फंड का, तो वो कहाँ ट्रांसफ़र करा जाता है? जर्नल रिजर्व में, नो। कैपिटल रिजर्व में भी नहीं करा जाता है, एसेट अकाउंट में भी नहीं करा जाता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन फंड इज ट्रांसफर्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। जो क्लोजिंग बैलेंस होता है डेप्रिसिएशन फंड का, वो हमेशा याद रखिएगा CRR फंड, यानी कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, CRR अकाउंट में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में जो क्लोजिंग बैलेंस होता है डेप्रिसिएशन का, वो ट्रांसफ़र करा जाता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक फ़ंड क्रिएट करते हैं ना कि हर साल हमें एक डेप्रिसिएशन का अमाउंट अलग अलग निकालना है, और एट द टाइम हमें लास्ट टाइम जो उसकी स्क्रैप वैल्यू के बाद, मतलब जो लाइफ ऑफ असेट होगी, उसके बाद जब वो लाइफ ख़त्म हो जाएगी असेट की, तो उसके बाद फिर हमें एक असेट ख़रीदना होगा वही डेप्रिसिएशन फ़ंड से। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो जो फंड का जो रिमेनिंग बैलेंस होता है, बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस होता है, वो कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं? वो CRR अकाउंट में करते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में। 64, द अमाउंट स्पेंड टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस इज़। जो अमाउंट स्पेंड करा जाता है जो हेल्प करता है कि हम अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा सकें, द अमाउंट स्पेंड टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस इज़ नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो अमाउंट हम खर्च करते हैं ताकि अर्निंग कैपेसिटी बिजनेस की बढ़ जाए, तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं कहते हैं, बल्कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जब हम करते हैं तो मशीनरी, फिक्स एसेट्स खरीदते हैं, और फिक्स एसेट अल्टीमेटली हमारे प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। अ कंपनी हैज़ स्पेंड 20,000 ऑन पेंटिंग ऑफ इट्स बिल्डिंग। तो पेंटिंग 20,000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 2 लाख हो, डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी कंपनी है। अगर एक बहुत बड़ी कंपनी है तो 2 लाख भी पेंटिंग में खर्च कर सकती है। पेंटिंग
आप किस नेचर का खर्चा है वो हमें देखना है। पेंटिंग है रोज़मर्रा, मतलब जैसे ये रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, जैसे एक बार हो गया ख़त्म, ऐसा नहीं हो सकता। ये रिकरिंग है, 2 ईयर्स, 1 ईयर, 3 ईयर्स के बाद में ये रिपीट होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है इट शुड बी रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर या पर्सनल एक्सपेंडिचर या डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सिंपल सा आपको नाम से ही पता लग गया कि पेंटिंग एक रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, बार बार होने वाला खर्चा है। मतलब एक साल पे, फिर दूसरे साल, फिर तीसरे साल हम ऐसे कराते हैं, तो ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 66, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, स्पेशल रिजर्व अकाउंट या कैपिटल रिजर्व अकाउंट। हमेशा याद रखिएगा जो प्रॉफिट हम कमाते हैं बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, वो प्रॉफिट ट्रांसफ़र करा जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, वो प्रॉफिट ट्रांसफ़र करा जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, क्लियर। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज ऑलवेज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 के बाद 67 का नहीं है, 68 को देख लेते हैं और देन 69, देन उसके बाद प्रैक्टिकल जल्दी से। व्हेन कंपनी रिजर्व पार्ट ऑफ इट्स कैपिटल टू बी कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी इज नोन एज रिजर्व कैपिटल। जस्ट हमने ऊपर डिस्कस भी किया था, वो पोर्शन ऑफ कैपिटल जो कि हम रिजर्व करते हैं और जब भी हम उसको कॉल्ड अप करेंगे एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, तो इट इज़ नोन एज रिजर्व कैपिटल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, व्हेन 2 और मोर फर्म मर्ज देन द प्रोसेस इज नोन एज, जब 2 और 2 से ज़्यादा फर्म मर्ज करती हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अमेलगमेशन। अमेलगमेशन इज द प्रोसेस ऑफ मर्जिंग ऑफ 2 और मोर फर्म्स या 2 और मोर कंपनीज बेसिकली इज नोन एज अमेलगमेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट फ्रॉम एक्चुअल एक्सपेंसेस। Determination of cost from actual expenses is incurred और incurred is termed as, जो हम डिटरमाइन करना वो कॉस्ट जो कि हमने एक्चुअली खर्च किया था कभी, तो वो एक्चुअली में एक्सपेंडिचर हमने किया तो वो किस, इट इज़ नोन एज, ये कौन सा टर्म है, क्या ये डायरेक्ट कॉस्टिंग है, क्या ये इनडायरेक्ट कॉस्टिंग या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, ये तीनों चीज़ें नहीं, जबकि ये है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट फ्रॉम एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड। ठीक है, इज़ नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। ठीक है, here it is practical questions which I'm going to discuss with you all. अकाउंटिंग इक्वेशन वाला क्वेश्चन नंबर 6 वाला जो था वो अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेट कर रहा है क्वेश्चन। अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनती है? अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है एसेट बराबर कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, एसेट बराबर कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, याद रखिएगा, एसेट इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। मान लिया अगर हमको कैपिटल निकालना है तो हम एसेट में से लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे, कैपिटल निकल आएगा नहीं। और एक चीज़ और ऐसे भी समझ लीजिए, जैसे एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी है, तो अगर हमें कैपिटल को निकालना है तो कैपिटल को अकेला छोड़ दिया, अकेला एक फैमिली में रख दी और इज इक्वल टू साइन इधर लगाइए। एसेट तो ऐसे लिखा ही हुआ था, लाइबिलिटीज़ प्लस लाइबिलिटीज़ था ना इधर, तो जब इज इक्वल टू के इस साइड आएगा, यानी कि नेक्स्ट ऑपोजिट साइड आएगा, तो प्लस जो साइन है वो माइनस साइन में बदल जाएगा। तो असेट माइनस लाइबिलिटी लॉजिकली भी समझ सकते हैं कि कैपिटल अगर हमें निकालना है तो असेट के सारे पोर्शन में से लाइबिलिटी के पोर्शन को माइनस कर दो, कैपिटल निकल आएगा। ठीक है, और ये लॉजिकली सही है। और अगर हमको एक स्टेटमेंट है, जैसे एक फॉर्मूला है, उससे निकालना है तो अलग हमने जैसे किया कैपिटल को, तो एसेट माइनस लाइबिलिटी खुद ब खुद बन जाएगा। इधर प्लस लाइबिलिटी था तो इधर आएगा तो माइनस में बदल जाएगा। तो क्वेश्चन चलते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन। कौन सा इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन है? ठीक है, तो अगर हम पहले हम लोग ऐसे पढ़ा था कि एसेट बराबर होता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, ये आप लोग भी जानते हैं, एसेट का बराबर क्या होता है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो यहाँ पर अगर सी को देखें, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी या लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, कुछ भी कहें सेम है, बट इन्हीं ने लाइबिलिटीज़ माइनस कैपिटल कह दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या होना चाहिए, एसेट बराबर लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो सी तो रिजेक्ट हो गया, डिलीट हो गया। अगर हम बात करें लाइबिलिटीज़ को, तो लाइबिलिटीज़ का मतलब होना चाहिए, डी को अगर हम देखें तो लाइबिलिटीज़ ऐसे आना चाहिए, असेट माइनस कैपिटल। इन्होंने क्या कर दिया, प्लस कैपिटल, तो लाइबिलिटी तो बहुत हो जाएगी। अगर हम कैपिटल देखें, असेट माइनस लाइबिलिटी, तो बी बिल्कुल सॉलिड बन रहा है कि कैपिटल बराबर असेट में से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दो, कैपिटल निकल आएगा। अगर हम ए को देखें तो कैपिटल बराबर असेट प्लस लाइबिलिटी, नो,
तो असेट माइनस लाइबिलिटीज़ होना चाहिए, यानी कि उसका बी ऑप्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट करेक्ट ऑप्शन अमंग ऑल द 4 ऑप्शंस। ठीक है, समझ में आ रही बात। क्वेश्चन नंबर 10 जो एक जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन था वो भी मैंने आप लोग के लिए यहाँ पर किया है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट ऐसे एंट्री होती है जब हम विड्रॉ करते हैं गुड्स को फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये देखिए क्वेश्चन एक हमने स्टार मार्क किया था। एक चीज़ और, कैपिटल और ड्राइंग अकाउंट क्या होते हैं, हमेशा पर्सनल अकाउंट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 मोस्ट प्रैक्टिकल और बहुत बढ़िया सा तरीके से मैंने सॉल्व किया है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, देन सोल्यूशन को एक्सप्लेन कर देते हैं आप लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर, तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा। इफ़ द एवरेज स्टॉक ऑफ अ फर्म इज़ 40,000, अगर एवरेज स्टॉक फर्म का 40,000 40,000 है और ओपनिंग स्टॉक इज़ 5,000 रुपीज़ लेस देन द क्लोजिंग स्टॉक, तो और ओपनिंग स्टॉक आपकी कितना है 5,000 कम क्लोजिंग स्टॉक के कंपैरिजन, और क्लोजिंग स्टॉक मालूम नहीं तो क्लोजिंग स्टॉक एक्स ले लेंगे हम लोग सॉल्व करते वक्त, तो एक्स में से 5,000 को माइनस कर देंगे। और एवरेज स्टॉक तो दे दिया 40,000। खुद सोचिए एवरेज स्टॉक कैसे निकलता होगा। बहुत सारे लोगों को फॉर्मूला पक्का मालूम होगा, रेशियो एनालिसिस का कंसेप्ट है। रेशियो एनालिसिस का वर्ड आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्लीज़ इसके सिर्फ वो उस चीज़ को देख लीजिएगा, आप लोग फार्मूलाज को देख लीजिएगा जो रेशियोज़ के हैं। ठीक है, 4 तरीके, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी और टर्नओवर रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो होते हैं, 4 तरीके का जो फर्दर सब डिवीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप लोग को आता है। सिर्फ एक क्विक रिव्यू ज़रूर मारिएगा क्योंकि क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो खैर, तो हम स्टॉक एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं। एवरेज स्टॉक निकालते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, याद रहेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, अगर एवरेज स्टॉक 40,000 है और ओपनिंग स्टॉक 5,000 लेस देन द क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्या होगा ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो चलिए आपको सोल्यूशन की तरफ ले चलते हैं। ठीक है, ये रहा सोल्यूशन। एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री बराबर इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। 40,000 हम लोग ने एवरेज के नीचे रखा, इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक कैसे निकलेगा। ओपनिंग स्टॉक क्या है, एक्स मान लिया, क्लोजिंग स्टॉक को एक्स में से माइनस कर देंगे 5,000, एक्स माइनस 5,000 रुपीज़ इज़ अ ओपनिंग स्टॉक प्लस एक्स इज़ अ क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। ये 2 उधर चला जाएगा, इधर डिवाइड में इज इक्वल टू साइन के उधर जाएगा, दूसरी फैमिली में जाएगा तो 40,000 इंटू 2 80,000 हो जाएगा, 80,000, और इधर 2x x प्लस 2x हो जाएगा माइनस 5,000, और ये माइनस का 5,000 इधर आएगा, प्लस का 5,000 बनेगा 85,000 हो जाएगा, और 85,000 इधर 2x है, ये देखिए 2x दिख रहा है, समझ में आ रही बात। 2x है तो ये देखिए ये पूरा 2x, और अगर हम x को अलग रख देंगे, जो ये 2 मल्टीप्लाई बाय x है तो ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, और 85 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 42,500 x की वैल्यू आ जाएगी। और हमने x को क्या लिया था, x था क्लोजिंग स्टॉक। हमें क्वेश्चन में क्या करना है, हमें क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक को फाइंड करना है। ओपनिंग स्टॉक 5,000 लेस देन द क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक निकल के आया है 42,500 42,500 रुपीज़, माइनस 5,000 करेंगे 5,000 रुपीज़ करेंगे तो 37,000 ये देखिए 37,500 आएगा। ठीक है, तो एक चीज़ जल्दी में ना करिएगा, तो ओपनिंग स्टॉक क्या होगा 37,500। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बहुत स्टूडेंट ओवर एक्साइटेड हो सकते हैं, जैसे 42,500 एकदम ही से आया, और एकदम ही से अगर ऑप्शन में ये दिया ज़रूर जाएगा 42,500 भी और 37,500 जैसा है ऐसा, तो ओवर एक्साइटेड होकर 42,500 पे ना कर दिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पे दिए देख लीजिएगा पूछा एग्जैक्टली क्या जा रहा है, क्लोजिंग स्टॉक पूछा जा रहा है या ओपनिंग स्टॉक पूछा जा रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 34 भी प्रैक्टिकल था। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं फिर सोल्यूशन दिखाते हैं। अ ट्रेडर वैल्यूज़ हिज ओपनिंग स्टॉक 10% ओवर कॉस्ट। उसने ओपनिंग स्टॉक को ट्रेडर ने 10% ओवर कॉस्ट कर दिया। ओवर कॉस्ट ही अगर 100 तो उसने 110 के बराबर कर दिया। ठीक है, इफ़ द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक इज़ रिटन एज 27,500 देन इट कॉस्ट वुड बी, यानी कि अगर उसने 27,500 लिख दिया है तो उसकी असलियत में कॉस्ट क्या थी। तो उस बंदे ने, ट्रेडर ने 100 की जगह 110 पे ओवर वैल्यू कर दिया था, 100% की जगह 110% कर दिया था, तो 27,500 कर दिया था। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो
एग्जैक्टली इस तरीके से सॉल्व किया है। 10% ओवर 27,500 है, तो हमें यानी कि 100% निकालना है। ये 110% के बराबर है। 27,500 को सिंपल सा मल्टीप्लाई बाय 100, हमको 100 के बराबर चाहिए, दे दिया 110 के बराबर, डिवाइडेड बाय 110 करेंगे, निकल आएगा 25,000। बहुत आसान था, कुछ भी नहीं है। 45 क्वेश्चन को भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं और फिर और जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं वीडियो को, और आई होप के बहुत फ्रूटफुल सेशन जा रहा है। 45 क्वेश्चन। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3:2. दे एडमिट डी फॉर 1/3 प्रॉफिट ऑफ द फर्म। द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए बी सी विल बी। ये पूछ रहे हैं, इस तरीके का क्वेश्चन तो कंफर्म होगा, आएगा ही। पार्टनरशिप आप लोग बहुत पढ़ के आए हैं मैक्सिमम स्टूडेंट, ठीक है। तो ये कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि ए बी सी 3 पार्टनर थे, 4:3:2 में पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते थे, और एक डी पार्टनर 1/3 के रेशियो के लिए आया, 1/3 इन प्रॉफिट। तो हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर क्या होता है, इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, समझ में आ रही बात। देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इन ऑर्डर टू फाइंड द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड अ न्यू रेशियो, ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जैसे एक बंदा डी आ रहा है 1/3 के लिए, डी आ रहा है, ये देखिए 1/3 के लिए आ रहा है, तो रिमेनिंग शेयर हम निकालेंगे। 1/3 प्रॉफिट में अगर वो ले जाएगा तो बचेगा कितना, 1 माइनस, लेट सपोज कि 1 रुपये प्रॉफिट है, तो 1 में से 1/3 माइनस कर देंगे तो 2/3 बचेगा। और ये 2/3 किस में शेयर होगा, 2/3 इज टू बी शेयर्ड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। सही कह रहे हैं, नहीं, 2/3 इज टू बी शेयर बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो क्या था, 4:3:2, ये था ओल्ड रेशियो, 4:3:2 था। तो 4/9, 4 3 2 क्या होगा, 4 3 7 7 2 9, यानी कि 4/9 3/9 2/9 इंटू 2/3 होगा, यानी कि 2/3 इनको भी मिलेगा, 2/3 इनको भी मिलेगा, 2/3 इनको भी मिलेगा, इस रेशियो में जो इनका ऑलरेडी रेशियो था 4:3:2 में। तो निकल के आएगा 4 2 8, 9 3 27, इधर 3 2 6 और 27, इधर 4/27, 8/27, 6/27 और 4/27, ये इनका ऐसे बनेगा। और डी का 1/3 है, तो 27 अगर डिनोमिनेटर में है तो सब जगह डिनोमिनेटर में 27 आने के लिए हमको 1/3 अगर इसका रेशियो के लिए आ रहे हैं, प्रॉफिट के लिए आ रहे हैं, तो 27 बनाने के लिए हमें ऊपर भी नीचे मल्टीप्लाई करना होगा 9 से, तो 3 9 से 27 होगा। अगर हम 9 से मल्टीप्लाई नीचे कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हमको ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 9 से 27 और ऊपर 1 9 से 9। तो क्या बनेगा फिर फाइनली न्यू रेशियो 8:6:4:9। आई होप कि चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको। 8:6:4:9 का 8, इसका टोटल क्या होगा, 6 4 10, 10 और 8 18, 18 और 9 27। ठीक है, अब ये न्यू रेशियो आ गया और ओल्ड रेशियो दोनों आ गए। ओल्ड में से नए को माइनस कर देंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल आएगा। हमें वही पूछा गया। तो ए का अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 4/9 ओल्ड था, देखिए आप, माइनस न्यू कितना है 8/27, तो 9 और 27 का जब एलसीएम लेंगे, ये देखिए, तो 27 आएगा। डिनोमिनेटर में 4/9 जैसे है, तो 9 डिनोमिनेटर में, 9 के टेबल में 27 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में आता है। तो 3 4 का क्या होता है, ऊपर का न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 4 का क्या होता है 12, नीचे 27 के टेबल में कितना आता है, एक बार आता है, 1 8 8, तो 12 माइनस 8 करेंगे तो 4/27, ये आएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए का। बी का ऐसे ही करेंगे, 3/9 पुराना था, माइनस 6/27 नया है, तो 27 फिर वही डिनोमिनेटर में, 9 के टेबल में 27 3 टाइम्स आता है, तो 3 3 9, 27 के टेबल में 27 1 टाइम्स आता है, तो 1 6 6, तो 9 - 6 3/27, इधर ये आएगा। सी का क्या होगा, सी का क्या था, 2/9 था, तो माइनस न्यू क्या रेशियो 4/27, फिर वैसे ही करेंगे तो फाइनली 2/27 ऐसे आ जाएगा। तो फाइनली सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो निकल के आया है वो 4:3:2 ही निकल के आया है। ठीक है, समझ में आ रही बात, याद रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 29 को डिस्कस कर लेते हैं। 29 भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 29 बात कर रहा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रिलेटेड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं, लेट्स डिस्कस नाउ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर ओपनिंग स्टॉक होता है प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक बोल रहे हैं ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक।
सबको मालूम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है कि कितनी लागत आई ये जो गुड्स बिक रहे हैं। तो अगर हमें लागत निकालना है, कॉस्ट निकालना है, तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कितना था प्लस परचेजेस, रॉ मटेरियल जितने खरीदे, पैसा जितना खर्च किया, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया माल, उसको माइनस कर देते हैं। कॉस्ट निकल आती है जितना माल बिका है, सेल्स की कॉस्ट निकल आती है, सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और ऐसे ही अब सुनो, ओपनिंग जैसे मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक निकालनी है, तो जैसे ओपनिंग स्टॉक को इधर रख दिए, राइट हैंड साइड है उसको अकेला छोड़ दिए, इधर क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा था, इधर का जो परचेजेस प्लस परचेजेस है इधर जब आएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इधर माइनस क्लोजिंग स्टॉक है, इज इक्वल टू साइन की इधर आएगा तो प्लस क्लोजिंग इधर प्लस क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? ये वाला भी होगा। जैसे अगर हमें मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक से निकालना है तो क्लोजिंग स्टॉक को आप इधर उठा के ले आइए, माइनस क्लोजिंग स्टॉक जैसे है तो इधर लेके आ जाइएगा इस साइड, यानी कि इज इक्वल टू के इस साइड आ जाएगा, तो प्लस क्लोजिंग स्टॉक अकेला छोड़ दिए, और ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस तो ऑलरेडी प्लस में था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो प्लस में इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एग्जैक्टली कैसे होगा, रुकिए फिर से बताते हैं। बी वाला, अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो क्लोजिंग स्टॉक को जैसे हमने प्लस में रखा, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो है ही है प्लस में, तो इधर अगर साइन चेंज होंगे इधर जाएगा तो माइनस में ओपनिंग स्टॉक होगा और माइनस में परचेजेज होगा, ऐसे होगा। और ओपनिंग स्टॉक अगर फाइनली इस तरीके से भी निकालना है जो कि हम लोगों ने ऊपर देखा भी, और कुछ बेसिकली इन शॉर्ट आई मीन टू से दैट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन वहाँ पर क्या है देख लेते हैं, बताते हैं। यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज़ नॉट करेक्ट, कौन सी करेक्ट नहीं है। बी सी डी तीनों करेक्ट है, ए नहीं है, बिल्कुल बता भी देते हैं। बी सी डी कैसे है, सही है, उसको भी अगर हो सकता है तो देख लें। पहले तो यही देख लेते हैं सी वाला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो सी तो भाई बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर मान लिए बी को हमें अगर मान लिए हम डी को देख लेते हैं, जैसे ओपनिंग स्टॉक को अकेला हमने छोड़ा, ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक को अगर हम अकेला छोड़ रहे हैं तो कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक जो माइनस में है इधर और इस साइड आएगा दूसरे साइड अगर, तो प्लस क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, और जो प्लस परचेजेज है वो माइनस परचेजेज हो जाएगा, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो प्लस में लिखा ही हुआ है, ठीक है। ये जब क्वेश्चन आप करेंगे ये पेन और पेंसिल का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। बस एक फार्मूला आपको आना चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर ये आता है तो आप खुद ही एडजस्ट करके निकाल लेंगे कौन सा टफ है, वो कौन सा, ये कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है, देखिए कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है, ठीक है। तो ए यहाँ पर रॉन्ग है, देखिएगा किस तरीके से हुआ है, ठीक है। मैंने आपको एक हिंट दे दी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो इस तरीके से होता है। और लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ डिस्कस करनी थी, जैसे मैंने बोला था उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए, ये देखिए आप देख लीजिएगा आप, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को हम कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ करते हैं, हम यूटिलाइज़ करते हैं फुली पेड बोनस शेयर इशू करने में, राइट ऑफ करने में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को, राइट ऑफ करने में इशू एक्सपेंसेस को, राइट ऑफ डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस, या शेयर्स को बायबैक करने में बायबैक ऑफ शेयर्स, या प्रीमियम जो पे करते हैं रिडम्पशन पे, तो उसमें हम करते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है। समझ में आ रही बात? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूटिलाइज़ करते हैं। तो हम लोग ने ऑल सारे ये अपने 70 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, और सारे ये आंसर एट द एंड ऑफ द शीट दिए भी हैं, आप लोग रीचेक भी कर सकते हैं। और आई होप कि ये काफ़ी फ्रूटफुल सेशन रहा होगा और बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सादिक हुसैन फ्रॉम LU अपडेट।